हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अनामिका में। तो आज हम EMRS की PGT का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 16 दिसंबर 2023 को ये कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, जॉन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रणालय जर्मनी में बनाया, जिसके द्वारा उस पर प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी। ये क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर है द बाइबिल। द बाइबिल नामक पुस्तक थी जो पहली उसकी प्रिंटिंग प्रेस से छपी गई थी। तो ये जॉन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनाया था और उनके द्वारा प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक द बाइबल थी। गुटेनबर्ग द्वारा 1448 में आविष्कृत प्रिंटिंग प्रेस को मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कृत में से एक माना जाता है। इस उपकरण ने पहली बार आम आदमी, औरत और बच्चों के लिए किताबों तक पहुंच संभव बनाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा द बाइबल। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं। What do we call the process through which bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substance? तो ऑप्शन है अपचय, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमोशाइन, या फिर फ्रैगमेंटेशन, खंडीभवन, या लीचिंग मतलब निष्क्षालन करना। तो पूछ रहा है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक एंजाइम को सरल कार्बनिक पदार्थ में विभाजित करते हैं। तो इसका होगा अपचय। अपचय के माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं। अपचयी प्रतिक्रियाओं का उद्देश्य अपचयी प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा पदार्थ उपलब्ध कराना है। इन अपचयी प्रतिक्रियाओं का सही प्रकृति हर जीव में भिन्न होती है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला है, गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है किसमें। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। सार्थक इजैन क्या है, सार्थक का पूछ रहा क्या है। यह उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक है। ऑप्शन सी कह रहा है तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक व निरूपक है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि विधिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक व निरूपक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव NAP इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक व निरूपक है। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र विकास को बढ़ावा देना, जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन करना है। तो इसका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य क्या हुआ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों का समग्र विकास को बढ़ावा देना, मतलब शिक्षकों का भी और छात्रों का भी होलिस्टिक डेवलपमेंट इसके माध्यम से होना चाहिए। यही इसका सही ऑप्शन होगा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाया जाने का लक्ष्य है। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उच्चतर शिक्षा में हाई एजुकेशन में स्कूल नामांकन 50% बढ़ जाना चाहिए। तो कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है, 2035 तक। ये NEP से क्वेश्चन है और इस बार भी सिलेबस में NEP का क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, तो इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के माध्यम से सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। 2018 में 26.3% थी और 2035 में 50% करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। इसके अध्यक्ष जो थे
वो कौन थे? कस्तूरी रंगन जी थे, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में ये बनाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 4 के अनुरूप है। ये भारत में शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्रचना का लक्ष्य रखता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स से है कि 2023 में आयोजित महिला वर्ग T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो 2023 में इसकी T20 महिला वर्ग की विजेता थी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है मिल्पा, रोका और लादांग निम्नलिखित में से किसके अलग अलग नाम हैं? तो ये हैं स्थानांतरित कृषि के, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। ये क्या है? मिल्पा, रोका और लादांग स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हैं। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? जो एक समय पर एक स्थान में कृषि की जाती है और उसके बाद दूसरे समय या अगले साल दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये कर्तन और दहन कृषि के रूप में, मतलब काटो और जलाओ के नाम से भी जानी जाती हैं। यह कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे झूम खेती बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा के नाम से जानते हैं मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। ब्राज़ील में रोका कहते हैं और मलेशिया में लादांग कहते हैं। ये सभी स्थानांतरित कृषि के उदाहरण हैं। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? तो 2022 का करंट अफेयर्स है, इसका होगा कि 2022 में उदयनाथ झा को दिया गया था। अगला है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। अगला है कि दोनों देशों, कारण कह रहा है, कथन कारण से है। कथन है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, और कारण है इसका कि दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। तो अलग अलग राज्यों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो एक समान नहीं हैं, हर राज्य के लिए अलग अलग सीटें भी दी गई हैं। तो इससे सही ऑप्शन होगा कि ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो सही है, लेकिन दोनों में राज्यसभा है और लोकसभा है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो विधानमंडल में पहले सदन को बोलते हैं प्रतिनिधि सभा और दूसरे को सीनेट बोलते हैं। दोनों देशों के विधानमंडल में उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या अलग अलग ही होती है और हर राज्य की जनसंख्या के अनुसार ही वहाँ की सीटें आरक्षित की जाती हैं। फिर अगला है, ये बजट से 2020 का है, तो ये करंट अफेयर्स की है। अगला क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कि पहले स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वर्ष 1947 में प्रकाशित हुई। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारतीय वनों के द्विवार्षिक मूल्यांकन आधारित, यानी 2 वर्षों में जारी की जाती है। और कह रहा है कि ISFR के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% वन आच्छादित है। और डी ऑप्शन है कि ये ISFR 2021 में प्रतिवेदन के पिछले मूल्यांकन की तुलना में वन आच्छादित क्षेत्र के नए हर्ष को दर्शाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, ओनली BCD, यानी इसमें बी भी सही है, सी भी सही है एंड डी भी सही है। तो इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन। तो ये थे हमारे GK जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर PGT में पूछे गए थे। फिर ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसके बाद ये ICT का नॉलेज ऑफ ICT के क्वेश्चन है जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।